दशानन यानी दसों इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। और जब भगवान एक सर काटते थे दूसरा उगाता था, इसका मतलब किसी इंद्रिय की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए राम उस रावण को मारने यानी धर्म का तत्व उस दसों इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है, पर वो उत्पन्न कैसे होता है? राम के पिता क्या नाम है? जब दसों इंद्रियों को रथने की क्षमता आती है तो हृदय में वह तत्व उत्पन्न होता है जो दसों इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है। इसलिए रामायण की कथा हमारे अंदर भी घटित होती है। तो मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा विषयांतर में जाके आपसे कहा कि राष्ट्र के विकास की पताका हो या हमारे अंदरूनी अनुसंधान की पताका, दोनों में राम जन्मभूमि का एक इंपॉर्टेंट महत्व है। और हमने आने के बाद देश में यह एक बड़े बदलाव के लिए का एक बदलाव शुरू हो रहा है, जिसे समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि आप सभी प्रबुद्ध हैं, आपकी भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? अक्सर क्या होता है कि हम भी, हमारे माताजी पिताजी दोनों टीचर थे कॉलेज में, हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, उनके साथी लोग आते थे सब, पर डिस्कशन होता था, ज्यादा एक्शन क्या आ जाता था, भाई ये सब राजनीति तो बेकार का क्षेत्र है, हमें इससे क्या मतलब है। तो यदि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद एक अच्छा जीवन यापन किया और उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो गया, तो मुझे लगता है यह जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। जिसमें अकबर इलाहाबादी एक बड़े शायर हुए, उनका एक शेर है कि क्या करें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, तो मैं जहां से मैंने प्रारंभ किया था कि प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय, तो आपने भारतीयता को समझने की क्षमता भगवान ने आपको दी है। तो हमें आगे बढ़कर क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो सकारात्मक सक्रियता अत्यंत आवश्यक है, और वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सिर्फ कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश के अंदर बड़े परिवर्तन और एक नए भविष्य के निर्माण का विषय है। और ये भी आप बात समझिए, ये तय है, जैसा कि अभी जो संचालक महोदय थे उन्होंने एक बात बताई थी, तो मैंने उस बात को रिपीट किए दे रहा हूं जो आपने कहा था। क्यों तय है ये? एक जमाने में इंडिया वर्ल्ड का पावर सेंटर था, 2500 साल पहले जब हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ तो पावर सेंटर किधर शिफ्ट हो गया? इंडिया के बाद किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान, वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब पर्शिया का डाउनफॉल हुआ तो बगदाद का एम्पायर आया, मेसोपोटामिया, उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर आया, जब टर्किश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर आया। यानी देखिए वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो दुनिया में पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया, जब पुर्तगाल और स्पेन का वक्त खत्म हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया, और जब ब्रिटिश एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना आया। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट, फिर जापान का जमाना आया, फिर टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, मकाऊ का जमाना आया, अब चीन का जमाना है। अब अगला जमाना कहाँ है ये आप समझ लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अच्छा, वो जमाना लाएगा कौन ये भी समझ लीजिए। 1 जनवरी सन 1901 जब 20वीं सदी का पहला सूरज इस धरती पे उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 में इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी का पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में हमारी, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की। मतलब साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी। तो अब आप ये मान लीजिए कि एक तो आपको पूरे अर्थ के रोटेशन से समझ में आ गया कि वक्त हमारा ही आने वाला है,